Hello everyone, welcome to Learn Lab. If you are also preparing for KVS, EMRS, NVS, don't skip this video. We will answer your every question regarding the Tier 2 descriptive writing, okay? इसमें हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे, चैलेंजेस क्या होंगे एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, देन पेपर पर व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न, फॉर्मेट what you should follow as a format of writing your answers, टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, देन शीट्स, जितने भी क्वेश्चंस मुझे पूछे गए हैं इन सारी क्लासेस में उन सभी के आंसर्स मैंने यहाँ पर दिए हैं. So do watch the video till the end, and if there is any doubt you can comment in the comment section. Also you can join us for revision of topic wise series which is going on. 7 classes already done. Okay, so let's start. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ओके, टीयर 2. सबसे पहले हम पेपर की रियलिटी को समझ लेते हैं कि चैलेंजेस क्या होंगे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. फर्स्ट विल बी टाइम प्रेशर बिकॉज यू हैव टू राइट 10 क्वेश्चंस, है ना, डिस्क्रिप्टिव प्लस MCQs. इतने आपको MCQs भी सॉल्व करने हैं विद इन 2.5 आवर्स इन KVS एग्ज़ाम एंड 3 आवर्स इन EMRS एग्ज़ाम. दोनों एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं. ड्यूरिंग द टीयर 1 यू हैव ऑलरेडी सीन कि कितना ज़्यादा टाइम प्रेशर था वहाँ पर. PGT, स्पेशली PGT, आई हैव गिवन PGT. सो PGT पेपर में मैथ्स एंड रीजनिंग वॉज टू लेंदी and time management was very difficult. So you first have to increase your speed. First point is increase your speed so that you can manage the time. ठीक है. Then second is handwriting matters. Okay, good handwriting or bad handwriting, I'm not saying. You have to just write clear handwriting that is understood easily. Clear handwriting, nothing else. Okay, देन कंटेंट एंड लैंग्वेज. बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि मैं किस लैंग्वेज में लिखूं, या हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. तो योर कंटेंट विल मैटर मोर देन योर लैंग्वेज. ओके, इफ़ देर इज़ एनी एग्ज़ाम और कोई भी हो, देन कंटेंट उसमें ज़्यादा मैटर करता है देन लैंग्वेज. ओके, so you have to focus on your content. Then structure, you have to write your answers in a proper structure which I have shared in the later video. तो structure अगर आपका अच्छा है, you have written clear handwriting, you have managed your time, then you can score good marks. Okay, let's see how you can do that. So there are certain rules like अगर आपका एवरेज कंटेंट है लेकिन आपने उसको परफेक्ट स्ट्रक्चर वाइज लिखा है, जैसे इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, डायग्राम्स कुछ ऐड किए हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. ओके, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. देन गुड कंटेंट है लेकिन उसमें बैड स्ट्रक्चर है, या फिर हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, क्लियर नहीं है. और हैंडराइटिंग अच्छी से यह मतलब नहीं है, योर वर्ड शुड बी क्लियर एंड वेरी सिंपल, तो उसमें आपको कुछ कम मार्क्स मिल सकते हैं. तो आपको ये ज़रूर ख्याल रखना है. ओके, देन एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा आपका, ये देख लेते हैं. KVS एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा आपका, उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव प्लस 10 विल बी डिस्क्रिप्टिव. ओके, 4 मार्क्स ईच ये होंगे. ओके, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, ये भी आपको याद रखना है. ओके, एंड EMRS की अगर हम बात करें तो उसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 15 डिस्क्रिप्टिव हैं. ओके, EMRS के टेस्ट 3 आवर्स का होगा, इट विल बी ऑफ 3 आवर्स, और यहाँ पर आपको 2.5 घंटे मिलेंगे. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, यहाँ पे भी 4 ईच है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा हैं, तो आपको प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी होगी टाइम मैनेजमेंट की. ओके, कि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी करने हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आ पाए,
ओके। और डिस्क्रिप्टिव में आपको जो है मैनेज करना है टाइम को, कि दोनों आप ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों अटेम्प्ट कर पाएँ। बहुत से बच्चे होंगे, बहुत से एस्पिरेंट्स होंगे जो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। और दोनों का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि इसमें 40 क्वेश्चंस है, 15 डिस्क्रिप्टिव हैं, और इसमें 60 MCQs है, 10 डिस्क्रिप्टिव है। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि एक आइडियल स्ट्रक्चर जो होता है आंसर का वो कैसा होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स। ओके, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, यू हैव टू जस्ट डिफाइन द टर्म। इफ अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर TGT साइंस, इफ़ यू हैव एनी अदर सब्जेक्ट, सब में ही यू हैव टू राइट द टर्म, डिफाइन द टर्म, देन राइट एग्जाम फ्रेंडली डेफिनेशन। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें, you have to define it first 2-3 lines in introduction. Okay, then second will be explanation or theory, that is your main body. तो इसमें आप 4-6 bullet points you have to write, don't write paragraphs. Okay, okay, so simple language, do not use difficult words. Okay, so this is your explanation or theory, main body. देन एग्जामिनर को क्या अच्छा लगता है, हेडिंग्स। यू आर ऑल्सो, जितने भी यहाँ पर TGT और PGT के एग्ज़ाम्स देते हैं, मोस्टली PGT में जितने भी होते हैं ऑल आर वर्किंग, सो यू ऑल्सो हैव सीन कि बच्चों का आपको कैसा चाहिए होता है कॉपी, यू मस्ट हैव चेक्ड सो मेनी कॉपीज़। ओके, सो उसमें हेडिंग्स हों, बुलेट पॉइंट्स हों, अंडरलाइन आपको करना चाहिए कीवर्ड्स को, डायग्राम्स हों। ओके, फ्लो चार्ट्स हों, दीज आर इम्पॉर्टेंट। मोनोटोनस ना हो आंसर आपका कि बस लिख दिया है, टाइम पास कर दिया है। 4 मार्क्स का है तो वो 4 मार्क्स आपको जस्टिफाई करने हैं। ओके, देन डायग्राम्स ऑफ फॉर्मूलेज, फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज आपको ब्रैकेट में बंद करके लिखना है। डायग्राम्स, इफ़ यू आर बिकॉज ऑफ TGT साइंस यू हैव 3 पार्ट्स। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो बायो में तो यू हैव सो मेनी डायग्राम्स, तो यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम इफ़ देयर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। छोटा सा ही हो तो भी सही है। ओके, ऑलवेज ड्रॉ इफ पॉसिबल एंड लेबल इट क्लियरली. Write answers and formulas in the box. If you have math as your subject, you have to write the answer in the box. Okay, so this was the ideal structure. First of all, introduction, then explanation or theory, then write diagrams or formulas. Okay, very clearly. Your answer must be clear. Okay, एवरेज कंटेंट है आपका, लेकिन नीट एंड डायग्राम्स आपने बनाए हैं, देन इससे क्या होगा, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ओके, देन एग्जाम्पल्स, आप साइंस का पेपर दे रहे हो, यू आर गिविंग साइंस, देन इट मस्ट हैव एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस लाइक एनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और शॉर्ट और रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। ओके, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन कंक्लूजन, 1 लाइन का, any importance, any result, any application, you know, that is in conclusion line. Okay, so यहाँ तक आपका ये आइडियल स्ट्रक्चर था. इसको आपको इसी को फॉलो करना चाहिए फॉर गिविंग एनी एग्जाम, एनी सब्जेक्ट. ओके, so that you must score maximum marks in descriptive paper. Then let's move on to next section, that is time management. Okay, Tier 1 में आप सभी ने देखा है कि बहुत मुश्किल हो रहा था मैथ्स और रीजनिंग को कर पाना. इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर GS ये थोड़े से कम लेवल के थे, ठीक थे, इजी थे, वो हो गया था. बट यहाँ पर आपको 10 या 15 क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर्स उनके, एंड MCQs भी करने हैं. सो यू मस्ट मैनेज योर टाइम. ओके, तो कैसे कर सकते हैं, जैसे 60 MCQs हैं, उसको 1 आवर मैक्सिमम आप लेके चलें. अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लेते हो तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, पर इससे ज़्यादा टाइम ना लें.
ओके। एंड 1.5 घंटे में 10 डिस्क्रिप्टिव आप करें, इस तरीके से अपने 2.5 घंटे को मैनेज करें, तभी हो पाएगा। ओके। अगर आप 60 MCQs करोगे उसमें सब न्यूमेरिकल्स ही होंगे, मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल्स बेस्ड होगा, क्योंकि ये साइंस का है, इसमें फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री में रिएक्शन बेस्ड होगा। ऐसा तो है नहीं कि बस उसमें इजी पूछा है बस 60 फटाफट हो गए। सो यू विल टेक टाइम इन MCQs ऑल्सो सॉल्विंग देम। कन्फ्यूजन भी होती है बहुत बार, बहुत टाइम वो होता है, तो उसमें टाइम लगेगा। देन डिस्क्रिप्टिव में आपको 10 क्वेश्चन लिखने हैं, कम से कम आपके पास 1.5 घंटा होना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा टाइम बचे उसमें आप दोनों को मैनेज कर सकते हो। ओके। सो इस तरीके से आपको अपने 2.5 घंटे मैनेज करने हैं। डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, MCQs में नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके। वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखना है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके, जो कि गिवन है, 4 मार्क्स ईच अगर क्वेश्चन होता है तो आपको 80 to 100 वर्ड्स ही लिखने चाहिए मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा लिखना, बीट अबाउट द बुश करना इज़ नॉट सही, मतलब उसमें ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके। नाउ सी कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो सभी करते हैं, लाइक दे स्टार्ट राइटिंग स्टोरीज़, कि बहुत लंबे एप्लीकेशंस लिख दिए या रियल लाइफ एक्टिविटी लिख दी पूरी, तो ये गलत है। देन हेडिंग और डायग्राम्स को ना बनाना। ओके। या आपकी रीडेबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कंक्लूजन स्किप नहीं करना है। These are the very common mistakes that every aspirant do. So the aspirant who is preparing from Learn Lab should never do that. Okay. ये आइडियल स्ट्रक्चर है आपका। उसके बाद आपको टाइम स्ट्रैटेजी भी कैसे करनी है उस पर भी हमने बात करी। देन कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं इस पर भी हमने बात करी। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अब देख लेते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके। सो कैसे होंगे, हाइब्रिड टाइप होंगे, मिक्स्ड होंगे, ठीक है। इफ़ यू नो देयर इज़ अ स्कूल, वेरी रेप्यूटेड स्कूल कॉल्ड CMS इन लखनऊ। सो उनमें दे ऑल्सो कंडक्ट अ पेपर फॉर एवरी टीचिंग पोस्ट। सो दे ऑल्सो हैव MCQs and plus descriptive. Okay, 10 marks descriptive they have, very less, 5 questions are asked, 2 each marks. Okay, MCQs are also 2 each marks. I have given the paper. So उसमें क्या होता है डिस्क्रिप्टिव में, दे आस्क अबाउट कि 5 क्वेश्चन होते हैं पेडागॉजी बेस्ड। ओके, मोस्ट प्रॉबेबली अगर आपको लग रहा है कि पेडागॉजी ख़त्म हो गई है यहाँ से, तो ऐसा नहीं है, पेडागॉजी अभी भी आएगी यहाँ पर। ओके। सो लाइक सपोज़ आपको दिया हुआ है कि क्लासरूम में एनवायरनमेंट में ही जो चीज़ें अवेलेबल है उससे आप कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे। उसमें एक एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि वाटरमेलन सीड्स हैं आपके पास या वाटरमेलन है, तो उससे आप टाइम के कॉन्सेप्ट को कैसे करोगे एक्सप्लेन, या और कैसे इसको टाइम को नहीं, इसको आप फ्रैक्शंस को कैसे एक्सप्लेन करोगे बच्चों को। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अगर क्लासरूम प्रॉब्लम्स हैं, सपोज़ कि अगर एक बच्चे को डिफ़िकल्टी हो रही है क्लासरूम में, उसको मैथ्स प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है या उसको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। उसमें क्या होता है कि आपको रीजनिंग टाइप होते हैं, ओपिनियन बेस्ड होते हैं कि व्हाट यू विल डू। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पहले क्या होता है, सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे और ना ही सिर्फ थ्योरी बेस्ड के सारी एक्टिविटीज़ पूछने या सारी थ्योरी, मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई थिंक क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, सो वी कैन ऑल्सो थिंक, या हम बस प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को फॉर द वर्स्ट एंड द गुड बोथ। ओके, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड थ्योरी क्वेश्चंस जिसमें एप्लीकेशन, एक्सप्लेनेशन और पेडागॉजी एंगल
ये तीनों चीज़ें हों, ओके। लाइक NEP 2020 के अकॉर्डिंग कि वाई एंड हाउ, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे, कोई अगर कॉन्सेप्ट है उसको रियल लाइफ से आप कैसे कनेक्ट करोगे, ओके। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे हो, या एप्लीकेशन क्या है इस कॉन्सेप्ट की, स्पेशली ये साइंस के लिए मैं बोल रही हूँ, ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं इस पेपर में, डिस्क्रिप्टिव में, ओके। और ज़रूरी नहीं है कि 4 मार्क्स, नहीं 4 मार्क्स एक्चुअली दिया हुआ है तो 4 मार्क्स ईच ही होगा, ओके। टियर 2 में जो है क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा होगा, सो सबसे पहले थ्योरी बेस्ड, जैसे कि एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ विद एग्जाम्पल और क्लासरूम रेलेवेंस, दिस कैन बी आस्क्ड। थ्योरी बेस्ड, देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड कि एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ विद सुटेबल एग्जाम्स, या कोई अगर स्टेटमेंट दे दिया उसको जस्टिफाई करो, या फिर हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स, कि अगर कोई साइंस का कॉन्सेप्ट है लाइक रिफ्रैक्शन है एंड स्टूडेंट्स को उसको समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है, हाउ विल यू एक्सप्लेन इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम से क्या एग्जांपल्स लेकर उसको करोगे एक्सप्लेन, या ऐसे इस टाइप के मतलब क्वेश्चंस, और एनी रियल लाइफ एग्जांपल्स, क्लासरूम एग्जांपल्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स, ओके। वाई दिस कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में किस कॉन्सेप्ट की क्या रेलेवेंस है, दिस कैन बी आस्क्ड, okay. So these are theory based and competency based question which are most important, okay. Third is activity linked based, कि अगर एम है किसी टॉपिक का, ये लर्निंग आउटकम आपसे पूछ लिया, प्रिंसिपल पूछ लिया, ओके। 2-3 लाइन्स एक्टिविटी रेफरेंस, पूरी आपको एक्टिविटी फुल नहीं लिखनी है कि पूरा एक्टिविटी लिख दिया, सो यू हैव टू जस्ट राइट 2-3 लाइन्स, ओके। सो प्रिंसिपल या लर्निंग आउटकम, इस तरीके के क्वेश्चन यू कैन बी आस्क्ड, ओके। पेडागॉजी बेस्ड आ सकते हैं, ओके, कि सम स्टूडेंट हैज़ डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग इन दिस कॉन्सेप्ट, हाउ विल यू एक्सप्लेन, ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, ओके। क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स और आपका ओपिनियन बेस्ड, ओके, कि आप कैसे साइंस को और इंटरेस्टिंग बनाओगे, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, और व्हाट इज़ दिस रिलेवेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, या किस एक्टिविटी से हम इसको समझाएं, या 6 to 8 के बच्चों को हम कैसे, जिन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, सपोज अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, तो हम उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। कैन बी 1 or 2 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, ठीक है। इफ देर इज एनी डाउट यू कैन कॉमेंट, दीज आर सम ऑफ द types of questions can be asked, we have to prepare every type of question, कि कैसा भी पेपर आ जाए you are able to do it, okay. How will be sheets, ये there is one more question कि sheets कैसे होंगे, तो this is first time कि एग्ज़ाम हो रहा है, so may be ruled, और A4 शीट्स जैसे होते हैं ब्लैंक, रूल्ड ही मैं ज़्यादा कहूँगी, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम रिपीटेड एग्ज़ाम्स होते हैं ऑफ एनी स्कूल दे गिव रूल्ड शीट्स, सो इट इज़ नॉट अ UPSC एग्ज़ाम, सो मे बी रूल्ड शीट्स एंड इट डजेंट मैटर एक्चुअली, आपको दोनों ही शीट्स पर अच्छा कंटेंट अगर लिखा है तो यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके। डोंट वरी अबाउट दीज क्वेश्चन, जस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए एंड योर सिलेबस मस्ट बी कंप्लीट, that is important. Then what should be medium of answers, any medium I would say, if you are writing in Hindi or English, any medium that is sufficient. What matter is your content, your knowledge. If you have knowledge you will write good content and eventually you will get good marks. If you follow a definite structure, like you have written the intro, then you have written a main body, then conclusion filled with examples, you will get good marks, whether it is in Hindi or English, that doesn't matter. And you can write
using any medium, okay, what you have already selected in your form, okay. So next practice कहाँ से करें? So we have started a topic wise free series जिसपे हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं फ़िलहाल। तो ओनली 2 चैप्टर्स आर लेफ्ट इन फिज़िक्स, ओके। सो उसके बाद केमिस्ट्री एंड बायो भी है। सो लेटर आफ्टर दिस टॉपिक वाइज फ्री सीरीज वी विल डू अ 30 days practice session of answer writing where you can practice answers, okay. You have to write your answer and post it in your in our telegram channel, and I will analyze it your answers, okay. This will be practice, okay. So इसके लिए आप if you are if you want to do that practice session तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, okay. Then PYQ there are no PYQ actually because ये first time हो रहा है for descriptive. और if you want to do PYQ really important है, okay, and that is for MCQs को इग्नोर मत करिए बिकॉज ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. सो MCQs 60 मार्क्स के हैं and you must target 60 out of 60, then you will get 40, okay. If you will target 60 then you will get 40 क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है. So PYQ you can do from textbook, okay. There is a app, तो उस पर आप ढेर सारे PYQs लगा सकते हो सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज. सो वहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड राइटिंग प्रैक्टिस यू कैन डू विद अस आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, ओके. सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड. इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी लेफ्ट जिसका आंसर अभी नहीं मिला है आपको रिगार्डिंग Tier 2 AMRS और KVS, यू कैन आस्क इट डायरेक्टली, ओके. सो फाइनल टिप्स मेरे साइड से क्या होंगे? फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस, ओके. कंप्लीट योर सिलेबस, that is important. If you know the syllabus, if your knowledge is good, you will write any type of question asked. कैसा भी हो you will write, okay. Target MCQs also कि बस MCQ को नहीं छोड़ना है. You will target 60, then you will get 40 out of 60, okay. न्यूमेरिकल्स, डू न्यूमेरिकल्स जितने हो पाए उतने. PYQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, ओके. देन गुड हैंड राइटिंग और यू कैन से क्लियर हैंड राइटिंग. एंड देन प्रॉपर स्ट्रक्चर, रियल लाइफ और प्रैक्टिकल जो है एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, okay. These things are important, okay. Any medium you can write. And time management most important thing. अगर आपका पेपर छूट गया तो कुछ नहीं हो सकता और सबको ही 2.5 घंटे मिलेंगे. बहुत सारे बच्चे जो मेरी क्लास में थे तो ये दे यूज टू से कि टाइम बहुत कम था इसलिए छूट गया. नो, योर स्पीड वॉज स्लो, ओके. टाइम सबको सेम मिलता है, 2.5 आवर्स सबको मिलेंगे. योर स्पीड वॉज स्लो, दैट इज़ वाई यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट योर पेपर. सो पूरा पेपर करना है, फुल पेपर, ओके. तब आपको मिल पाएगा. क्यों करना है? क्योंकि ये जो 10 डिस्क्रिप्टिव में है या 15 डिस्क्रिप्टिव में है, इनकी में कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ओके. नो नेगेटिव मार्किंग, बट इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स मूड.
ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं? टीचर के मूड पर डिपेंड कर रहे हैं कि उसको मार्क्स देना है आपको या नहीं देना है। आपके स्ट्रक्चर पर, आपके लैंग्वेज पर, आपके कंटेंट पर मैटर कर रहा है। ओके, लेकिन बट फॉर MCQs इट डजेंट मैटर कि टीचर का मूड क्या है या कंटेंट क्या है। सो यू मस्ट टारगेट MCQs कि इसमें मेरे फुल मार्क्स आ जाएं, क्योंकि अगर यहाँ पर आपके मार्क्स कटते हैं 60 में से अगर 30 भी मिल जाते हैं तो बेटर है, लेकिन अगर यहाँ पर कम हो गए, ठीक है, 20 रह गए, 30 रह गए, तो ये नहीं सही है। ओके, MCQs में ये है कि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन ये किया जा सकता है। पेडागोजी या डिस्क्रिप्टिव में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे कोई नहीं कह सकता अभी, वी कैन ओनली प्रिडिक्ट। ओके, सो टारगेट बोथ। ये तो आपका MCQs तो आपके ये पता है कि थ्योरी से आएंगे या एक दो पेडागोजी से आएंगे, थ्योरी बेस्ड ही होंगे ज़्यादातर, न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। जब हमको पता है कि इसी से आना है तो इसको पूरा टारगेट करो, ठीक है। स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके, और अपने सिलेबस पर, अपने सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी चाहिए। कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया तो क्या हो, आता हो। ओके, सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर KVS EMRS Tier 2 very seriously and make this year your best year, you must follow LearnLab. Serious baat, no bakwas. And if I have answered your all questions, you can like this session and subscribe. And thanks for watching.